ऐलान ऐलान जब आयोग कर देता है तो फीलिंग एकदम जबरदस्त हो जाती है। पहले खास मेहमानों साहब का तारुफ करवा देते हैं। सौरभ दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक, ये तमाम जो दिग्गज मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो आपने सुना होगा ना, राजनीति की बखिया उधेड़ देना या बाल की खाल निकाल लेना, उस तरह के हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो हैं। आलोक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। संजीव कौशिक साहब का बहुत बहुत स्वागत। और राहुल लाल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐलान हो चुका है। मैं शुरुआत से सुबह से आप सबको एक बात कह रहा हूं कि जैसे बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल आ जाता है ना, फीलिंग आ जाती है, आयोग बैठ जाता है तो फीलिंग डबल हो जाती है कि हाँ अब जो है हम चुनावी दौर में आ चुके हैं और आयोग अपने प्रभाव क्षेत्र में ले चुका है। राजस्थान पे भी चर्चा करेंगे, तेलंगाना पे भी चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खास फोकस हमारा रहेगा। तो चर्चा के दौर को भी शुरू करते हैं। बीच बीच में कुछ बड़ा अपडेट रहेगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। राहुल जी, शुरुआत आपसे मैं करना चाह रहा हूं। तारीखों का ऐलान हो गया, कुछ पार्टियां आगे चल रही, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए कुछ पार्टियां आगे चल रही हैं लिस्ट जारी करने को लेकर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई पत्ते नहीं खोले गए। बीच में तो एक हेडलाइन भी बनी कि हम अपने कैंडिडेट इसलिए भी नहीं बताएंगे, पता चला कि ईसी और ईडी वाले ना पहुंच जाए। जी नहीं, देखिए कांग्रेस जो है कि मुझे लग रहा है कि इन दोनों राज्यों में, विशेषकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कांग्रेस अपने आप को मजबूत देख रही है और वो तमाम सर्वे में दिख भी रहा है हम लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी वहाँ पे परेशान भी है। और देखिए मध्य प्रदेश में उनकी तीन जो है कि वो उनकी 3 सूचियां जारी हो चुकी हैं। और हम लोगों ने ये भी चीज देखा कि मध्य प्रदेश में उन लोगों ने सीधे सीधे जो है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, तो बड़े सांसदों को, तो सांसद केंद्रीय मंत्री सबों को टिकट भी दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी को भी टिकट देना पड़ा। और फिर बाद में उनके वो वायरल वीडियो भी देखे हम लोगों ने जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है। फिर भी अनबने ढंग से जब उनको चुनाव मैदान में भेज दिया गया तो फिर हम लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय जी के उस बयान को भी देखा कि अगर जिस बूथ पे किसी को भी कांग्रेस को एक वोट नहीं मिलेगा वहां पे मैं 51,000 रुपया बांटेंगे, पब्लिक में वो बयान भी दिखा। तो एक तरह से जो प्रारंभिक तौर पे जो नजर आ रहा है यहाँ पे, जो हम लोग अभी आकलन कर रहे हैं, उसमें कहीं कहीं मध्य प्रदेश में अभी चुनौती करते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। शिवराज सिंह चौहान को लेकर अगर आप देखें तो उनको खुल के एक तरह से दरकिनार करते हुए केंद्रीय नेतृत्व नजर आ रहा है। ये कई सारे पृष्ठभूमि में इस चुनाव को देखना पड़ेगा कि आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन किस तरह से एकजुटता के साथ, भारतीय जनता पार्टी कितनी एकजुट है, कांग्रेस कितनी एकजुट है, ये सब तमाम मामले हैं यहाँ। ठीक। सौरभ जी मेरे ख्याल से कुछ डिकोड कर रहे हैं इन सबके बीच। और एक महत्वपूर्ण बात और भी कि क्या वाकई कांग्रेस के लिए इतने प्रॉफिट वाली बात है दोनों राज्यों में जितना दिखाया जा रहा है या दावा किया जा रहा है? सौरभ जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और हिंदुस्तान में जो है चुनाव एक पर्व की तरह मनाया जाता है। तो सभी पार्टियों के लिए एक पर्व है। और अभी जैसे हमारे मित्र राहुल जी कह रहे थे कि चुनौती मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को है, मुझे तो बड़े आश्चर्य की बात लगती है। बीजेपी ने तो अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी है, आपकी एक लिस्ट जारी नहीं हुई और आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे आपके कैंडिडेट तय नहीं है, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया आज जो है, आपके अंदर अभी कितना घमासान मचेगा जब पहली लिस्ट आएगी। तो बीजेपी ने तो 3 लिस्ट जारी कर दी, उनको पता है कि हमको कहां विधायकों को चुनाव लड़ना है। बातें ये कही जा रही है कैंडिडेट छिपाने पड़ रहे हैं दरअसल, कहीं जांच एजेंसियां ना पहुंच जाए। नहीं, देखिए वो तो अगर किसी ने गलत किया होगा ऐसी सोच तो तभी बनेगी। भाई आप ईडी से क्यों डर रहे हैं, आप सीबीआई से क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। अगर दाल में काला है तो आप डरिए, नहीं है तो फिर आप अपनी लिस्ट का ऐलान करिए ना। ईडी और सीबीआई ऐसे किसी के पास नहीं जाती है, वो सबूतों के आधार पर जाती है, वो संवैधानिक संस्था है। इस बात को विपक्षी दलों को समझना चाहिए। जी। अब रही बात जैसे मध्य प्रदेश की, जब ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे उतार दिए, अरे पार्टी ने तो दिखा दिया कि हमारे बड़े चेहरे भी चुनाव के अंदर उतर करके छोटे चुनाव में लग सकते हैं, लड़ सकते हैं। आप यहाँ पर अगर दिग्विजय जी को बोल दिया जाए कि भैया आप विधानसभा तो लड़ोगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, वो तुरंत उसको जो है मना कर देंगे कि भैया अगर मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं तभी मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा नहीं लड़ूंगा। इस प्रकार की प्रथा कांग्रेस पार्टी के अंदर है, परिवारवाद की प्रथा कांग्रेस पार्टी के अंदर है। लेकिन जहां पर ठीक, एक लाइन का जवाब, एक लाइन का प्लीज आप कहें, फिर मैं आलोक के पास आऊंगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी को टिकट दिया गया जहां पे हैवी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ये समझाने के लिए कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताया जाए। दिल्ली में हम लोगों ने देखा 11 महीना किसानों का आंदोलन चलता रहा, नरेंद्र सिंह तोमर नहीं समझा पाए उस 3 कृषि कानूनों का महत्व। हम लोगों ने यह देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो
दीपक के ज्योति से भी पवित्र 3 कृषि कानून थे, समझा नहीं पाए। तो वो अब नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या करेंगे? वो तो अब तक अपने क्षेत्र में गए भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब चुनाव आयोग की तिथियों की घोषणा नहीं हुई है और उसके पहले उन्होंने टिकटें घोषित की हैं। ये भी देख लीजिए। आलोक जी आपके पास आना चाहेंगे। इतना फौज फाटा उतारने को लेकर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जरूरत क्या पड़ी, केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतारनी पड़ रही है, बड़े बड़े चेहरों पर दांव लगाना पड़ रहा है, तो पुराने नाकाबिल हैं या और ज्यादा काबिल की जरूरत पड़ गई बीजेपी को एमपी में? ललित जी, एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और दूसरी चीज, चुनाव एक डाइल्यूटेड वार है, लेकिन है वार जी। तो वार में आपको चुनाव जीतने के लिए अपने सारे अस्त्र इस्तेमाल करने पड़ते हैं जी। तो उसी अस्त्र में हम अपने कद्दावर लोगों को भेज दिए। जी आलोक जी, जो अस्त्र इस्तेमाल नहीं हो पा रहे वो जख्म देने की तैयारी कर रहे हैं, नाराज है वो। देखिए, एक पर्टिकुलर आदमी के 1 दिन 2 दिन के बयान से आप लोग उसको सारे लोगों की नाराजगी मत बोलिए जी। हमने पूरी कैबिनेट बदल दी गुजरात में जी, क्यों तक नहीं हुआ? ये डिसिप्लिन कैडर है, राष्ट्रभक्त कैडर है जी। ये वो नहीं है जैसा अभी मेरे मित्र ने कहा कि अगर उसको दिग्विजय सिंह को कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, चुनाव लड़ लीजिए, तो वो ऐसा बवाल खड़ा कर देंगे कि लगेगा कि साहब पार्टी में है कि पार्टी इन पर है या ये पार्टी से है। बीजेपी में ये सब नहीं होता है जी। डिसिप्लिन कैडर, राष्ट्रभक्त लोग, जो कहा गया वो करते हैं, चाहे इच्छा हो या ना हो जी। आप बात समझ गए? उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स नेशन है, नॉट टुवर्ड्स पर्सन। जी जी। तो इस लिहाज से जो कुछ भी वो करते हैं वो राष्ट्र हित में करते हैं। मामा जी को बोलना पड़ रहा है। और बस हम- जी, और मामा जी को कहना पड़ रहा है कि मामा जी चले जाएंगे तो मुझे याद आएंगे आपको। एक मिनट राहुल जी, जिसको भाई पहला कौन भागता है रेस में? जिसको पता है हम जीत जाएंगे। दूसरा आदमी तो अभी प्रैक्टिस कर रहा है जी। अभी प्रैक्टिस करे तो ठीक। फिर संजीव जी का मैं एक संजीव जी के पास चलेंगे एक रिएक्शन के लिए। दोनों राज्यों में लगभग स्थितियां साफ हैं। कांग्रेस का ही कहना है कि हमने बता दिया है कि किस किस को लड़ना है चुनाव, डिक्लेयर भले नहीं कर रहे हैं पर बता दिया जैसी स्थिति है। क्या आप देख पा रहे हैं? दोनों जगह पे बताइएगा। छत्तीसगढ़ एक बार रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। गजट नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ के फेज 1 के लिए होने वाला है 13 अक्टूबर को होने वाला है, और दूसरे फेज के लिए जो गजट नोटिफिकेशन होगा 21 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को होने वाला है। और कुल मिला के ये सारी प्रक्रिया जो पूरा होगी 3 दिसंबर को 5 राज्यों के अलग अलग समय पे मतदान हो रहे हैं। एक फेज 7 नवंबर, दूसरा 17 नवंबर, और उसके बाद अलग अलग फेज में मिजोरम और अन्य स्थानों में चुनाव होंगे। हमारी मतगणना एक साथ होगी 3 दिसंबर को। मैं समझता हूं कि आज आचार संहिता लागू हो गई है और सभी मतदाता बंधुओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मतदान में हिस्सा लें और प्रजातंत्र के स्वरों को निश्चित रूप से सफल बनाएं। डॉक्टर साहब, सवाल एक है, सवाल यही है और लगातार चर्चा क्या मानकर चल रही है, नतीजे किस तरफ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान को 2 तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। पहले चरण में हमने न केवल दंतेवाड़ा से बल्कि जसपुर से 2 यात्राएं शुरू की और ये परिवर्तन यात्रा की अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। अधिकांश विधानसभाओं में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता, केंद्रीय मंत्री आते रहे और एक वातावरण का निर्माण हुआ। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चुनाव की प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही आचार संहिता लागू होने के पहले अलग अलग कार्यक्रम, वो चाहे रायगढ़ का कार्यक्रम हो, बिलासपुर का हो या रायपुर का कार्यक्रम हो, महत्वपूर्ण सभाओं में संबोधित किया और काफी सफल, बस्तर सहित कार्यक्रम सभी सफल हुए। माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ और उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए,
तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में वातावरण का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस भ्रष्ट और निकम्मी। तो डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे थे, परिवर्तन यात्रा का जिक्र भी कर दिया, ये भी बता दिया, चुनाव का पर्व आ गया ये भी बता दिया, और ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि किस तरीके से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को। मैं बार बार सुबह से उस स्लोगन का जिक्र कर रहा हूं, आओ नहीं सहिबो बदल के रहिबो। इस स्लोगन और इस आक्रामकता के साथ बीजेपी लगातार छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ती जा रही है। अपडेट्स भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लगातार अपडेट पर भी चर्चा करेंगे। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र से भी हम अपडेट लेंगे, किस तरीके की जानकारियां शैलेंद्र के पास हैं वो भी जरा हम शैलेंद्र से जानने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र से हम अपडेट लेंगे अभी, और बाकी अपडेट्स हम लगातार आपको बता रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, पैनल से भी हम चर्चा कर रहे हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र के पास कुछ अपडेट है, वहां चलते हैं आपको लिए। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल 17 तारीख को मध्य प्रदेश में एक चरण में मतदान होने वाला है, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा की गई थी, अब वो जमीन पर दिखाई देंगी। हम इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, तमाम जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा जो है वो सुबह से लगातार जारी थी। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन में लगातार बड़ी बड़ी बैठकें आयोजित की गई और जो शेष जो रह गए थे प्रत्याशी, उनके नामों को लेकर अंतिम मोहर जो है वो अब लग चुकी है और अब चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक एक चौथी सूची भी जारी हो सकती है, जो कई नाम जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर तो बीजेपी के चुनाव के लिहाज से तैयारियों की बात करूं तो पन्ना प्रमुख तक की जो तैयारियां हैं वो यहां पर की गई थी, तो तमाम जो तैयारियों के साथ अब बीजेपी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और अब से कुछ देर बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसके माध्यम से वो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि बेहद कम समय रह गया है, 1 महीने से के आसपास का ये समय है और ऐसे में हर विधानसभा तक पहुंचना, हर मतदाता तक पहुंचना एक दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन माइक्रो प्लानिंग के साथ जो है दोनों ही राजनीतिक दल अब मैदान में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संजीव जी के पास हम जा रहे थे और तभी इस तरह चूंकि थोड़े अपडेट्स आ गए। संजीव जी, क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह किस तरह की उम्मीद है, और दोनों में ही राजनीतिक समीकरण एकदम अलग अलग हैं, एक जगह बीजेपी एक जगह कांग्रेस? देखिए, विश्लेषण करने के अपने अपने तरीके हैं। कई बार जो पॉजिटिव देखता है उसे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुशासन इतनी है कि एक बार पूरी टीम बदल देती है, उसके बावजूद कोई आवाज़ तक नहीं उठाता, और कांग्रेस में ऐसा नहीं संभव हो पाता है। लेकिन विश्लेषण का एक ये भी तरीका है कि जब कभी भी आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जो बेहतर काम कर रहा हो, जिस पे आपको बहुत भरोसा हो, सारे उन तमाम मंत्रियों पे जो पहले से काम कर रहा हो, उसको जब अचानक आप चेंज करते हैं तो 2 सवाल लोगों के जहन में आती है। क्या वो बेहतर काम नहीं कर रहा था इसलिए उसे साइडलाइन कर दिया गया, या फिर कुछ कमियां रह गई है जिसके वजह से उसको दरकिनार करके नए चेहरे को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उस मुख्यमंत्री या जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, मामा के चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरह से उनको नेपथ्य में धकेलने की कोशिश हो रही है या वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सवाल तो कई पैदा हो रहे हैं इससे। लोगों के जहन में भी ये बात आ रही है कि बेहतर काम कर रहे होते तो उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति होती है कि जब कभी भी वो अपने आप को कमजोर पाती है, नेतृत्व जो केंद्रीय है, सबसे मुखर चेहरा जो है, उस चेहरे को आगे वो करती है। और वो चेहरा सबको जानता है कि भारत के इतिहास में भूतो न भविष्यति इस तरह के चेहरे के जैसा कोई दूसरा चेहरा आने वाला है, वो है नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। लेकिन राज्य में क्या केंद्रीय चेहरे के बदौलत आप बहुत बड़ी उथल पुथल या बहुत बड़ी परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं, तो वो उसमें आपको संभावनाएं दिख रही है क्या, सफलता मिलेगी क्या, ये लाख टके का प्रश्न है। और लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि कुछ ढकने का प्रयास किया जा रहा है। एक दिक्कत है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ पीएससी मुसीबत बन गई है सरकार के लिए? देखिए, मैंने कहा कि आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, मुसीबत की बात भी आप कर सकते हैं, लेकिन सच बात यह है कि जिस तरह से मजबूती के साथ लगातार विपक्षी पार्टियां दोनों जगहों के बारे में यदि हम बात करें, अपने आप को मजबूत कर रही हैं, वो चुनौती जो अभी सत्ता में बनी हुई है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी जी। और वो चुनौती, अब उस चुनौती से पार कैसे पाते हैं, चूंकि जो विपक्षी पार्टी है दोनों जगहों पे मजबूती के साथ सत्ता परिवर्तन की इच्छा रख रही है और वो तमाम तरह के उपक्रम कर रहे हैं, लेकिन राज्य में जिसके पास सत्ता हो उसके पास सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या ये भी है संजीव जी कि
शैलेंद्र के पास फिर कोई अपडेट है और लगातार ये चर्चा भी हम जारी रखे हुए हैं। शैलेंद्र के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास? वीडी शर्मा साहब आने वाले थे। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मीडिया सेंटर पहुंचेंगे और यहाँ पर वह मीडिया को संबोधित करेंगे। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि बीजेपी लगातार ये कहती है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जो पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी हो, मंडल स्तर की जिम्मेदारी हो, बूथ स्तर की जिम्मेदारी हो, वो सभी कार्यकर्ताओं को दे दी गई थी। इंतजार था तो केवल आचार संहिता लागू होने का, और वो घड़ी भी आ गई। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को यहाँ पर मतगणना की जाएगी। उसको लेकर जो तैयारियां की गई थी वो अब अंतिम रूप उनको दे दिया गया था। लगातार बैठकें आयोजित की गई थी और अब से कुछ देर बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी काम करेगी। हालांकि इसको लेकर, मुद्दों को लेकर हम बात करें तो बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि 20 साल में जो विकास कार्य किया है, कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जरिए ये विकास जो का पूरा मॉडल था वो पूरा जनता के सामने रख दिया गया है। पूरा रोड मैप जो है जनता के सामने रखा गया है, बताया गया कि किस तरीके से 20 साल में काम हुए। अब केवल उनको इंतजार है जनता का, जो साफ तौर पर कहना है कि जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं जनता उन पर भरोसा जताने जा रही है। ये दावा जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है वो 20 साल के को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ। आखिरी समय में घोषणाएं की गई, उसका भी उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है और कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से फैल रही है। तो ऐसे में कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद। मैम, क्या लगता है कि अब बहुत कम समय रह गया, किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, हमारी पहले ही 2 सूचियां आ चुकी हैं। अभी कांग्रेस हमसे बहुत पीछे है और निश्चित तौर पर अब दिवाली सामने और दिवाली के समय चुनाव होने वाले हैं, तो दिवाली जो है भाजपा के साथ मनने वाली, भाजपा सरकार के साथ मनने वाली है। पूर्ण बहुमत के साथ हम वापस आ रहे हैं। तो देखिए, जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दिवाली खुशियों वाली दिवाली होगी, बीजेपी की सरकार वाली दिवाली होगी। ये दावे जो है वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो इस बार तीसरे दल के तौर पर चाहे बीएसपी और जेजेपी का गठबंधन हो या आम आदमी पार्टी हो, ये लोग भी चुनावी मैदान में है। तो कहीं चलिए, एक बड़ा मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। दिल्ली इस वक्त हमें जाना होगा, वहां पर भी एक अपडेट इंतजार कर रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ जो जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से कुछ अपडेट है, दिल्ली आपको लिए चलते हैं। दिल्ली से क्या कुछ अपडेट है? शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अब निश्चित तौर पर चुनावी कार्यक्रम का ऐलान हो गया है। ऐसे में सभी पार्टियां सक्रिय हैं। हालांकि इस वक्त हम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में यहाँ CWC की बैठक चल रही है और 5 राज्यों के चुनाव की गहन समीक्षा की जा रही, कैसे जो तैयारियां की गई हैं उनको कैसे माकूल बनाना है। और लगभग 2 से ढाई घंटे का समय बीत चुका है। दिग्विजय सिंह हो, कांग्रेस के तमाम नेता हो, इस बैठक में शामिल हुए हैं। जिस तरीके का कार्यक्रम आया है, राजनीतिक पार्टियों को उसकी उम्मीद थी, लेकिन बीते चुनाव से इस चुनाव की बात करें तो स्थितियां मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से बदली हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उस दौरान सीटों की अगर आप बात करें तो कांग्रेस सीटें ज्यादा आई थी, लेकिन वोट शेयर बीजेपी का था। लेकिन पूरे तमाम नेताओं में दल बदले, स्थितियां बदली और तब बीजेपी 1.5 साल के उस गैप से दूर नहीं थी। इस बार चुनाव में है, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वहां पर एज है उनके पास, एंटी इनकम वैसी बहुत ज्यादा है। कई ऐसे फैक्टर हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, वो ये कहते रहे कि हम पूरा कैंपेन जनता को इस तरीके से दिखाएंगे कि 20 साल में एमपी कितना बदहाल हुआ है। और इस वक्त जो CWC की बैठक चल रही है, कांग्रेस का पूरी टॉप लीडरशिप इन 5 राज्यों को लेकर बेहद आश्वासित है। उनको लगता है कि विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में उनके पास वापसी का बड़ा मौका है और यही एक वजह है कि चाहे वो कोई भी लीडर हो, हर एक सीट पर गहन मंथन हो रहा है। आप देखिए कि अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। बीजेपी तमाम लिस्ट जारी कर चुकी है। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि लगभग 100 के आसपास सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। पितृपक्ष चूंकि चल रहे हैं, श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी वेट कर रही है आने वाले अगले हफ्ते में ही और उसमें जो बचे 100 सीटों पर नाम है। चाह रहा हूं, रायपुर से ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, किस तरह के रिएक्शन? और डॉक्टर साहब तो तत्काल आ गए थे, डॉक्टर रमन सिंह, और किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं, क्या अपडेट? देखिए, बस्तर की जो है वो 12 सीटें हैं और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो पंडरिया, कांकेर, राजनांदगांव, कवर्धा
इसमें जो है वो पहले चरण में चुनाव होगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो सीटें हैं उस पर उसको लेकर जो है वो डिवाइड किया जाएगा। वैसे भी अगर हम बात करें तो किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव की विधानसभा चुनाव की बात करें, छत्तीसगढ़ में तो खासतौर पे कहा जाता है कि जीत का दरवाजा जो है वो बस्तर से खुलता है। पहले चरण में बस्तर की जो 12 सीटें हैं वो भी शामिल होंगी और उससे जो है वो शुरुआत होगी। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांकेर और पंडरिया, कवर्धा और ये बात सही है। और बस्तर का एंट्री पॉइंट है केशकाल घाटी। केशकाल का जिक्र होगा तो कांकेर का भी आएगा। शैलेंद्र के पास ममता रोक रहे हैं आपको, शैलेंद्र के पास लिए चलते हैं। शैलेंद्र क्या अपडेट? तो बिल्कुल तैयारियों को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है वो बात की जा रही है कि किस तरह की तैयारियां जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से की गई। बात करने के लिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी मौजूद है। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, बेहद कम समय बचा है, किस तरह की तैयारियां अब कैसे जमीन पर उतरने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए समय की कमी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पिछले 1.5-2 साल से चुनाव के अंदर तैयारी करी। आज भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारीकरण के 2 चरण पूरे हो गए। मध्य प्रदेश के 65-64 हजार से अधिक जो बूथ हैं वो सब के सब डिजिटल फिजिकल है। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, बूथ का एजेंट और बूथ के महामंत्री की कमेटी तैयार है। ये तैयारी बूथ के लेवल पर है। विकास की बात करें तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विकास और कांग्रेस पार्टी के विश्वासघात के मध्य है। जैसा छल कपट और धोखा 15 महीने की कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया वो सबके सामने है। आज मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 स्टेट्स में है। 24% की औद्योगिक विकास दर, 19% की कृषि विकास दर, 17% की सामान्य विकास दर, 1,40,000 रुपये प्रति व्यक्ति की आय। लेकिन सर एक सवाल ये भी होता है कि अधिक से अधिक मतदान हो, इसको लेकर बीजेपी ने क्या तैयारी की? क्योंकि कई मतदाता ऐसे जो नहीं निकलते हैं। देखिए, बीजेपी हमेशा अधिक मतदान की पक्षधर है और हम तो हर मतदाता से आग्रह करते हैं कि आशीर्वाद आप जिसको दें आपका निर्णय है। बीजेपी को देंगे, आपकी कृपा होगी और हम उसी आधार पर काम कर रहे हैं। पर मतदान अवश्य करिए। तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ मतदान को, अधिक मतदान को प्रोत्साहन देने के लिए संगठन के स्तर पर भी कार्य करती है और व्यक्तिगत तौर पर भी कार्य करती है। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की लगातार बैठक चल रही है और ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 150 नाम फाइनल हो गए और जो 20 साल की जो है सरकार है उसको खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस में तो कमलनाथ जी का नाम अब तक डिक्लेयर नहीं करने का साहस है। दिग्विजय सिंह जी पलायन कर चुके विधानसभा चुनाव से, अरुण यादव डरकर भाग गए। भारतीय जनता पार्टी के 80 प्रत्याशी लगभग 1.5 माह से मैदान में है। कांग्रेस की सूचियों का अता पता नहीं है। कहते थे कि आचार संहिता के साल भर पहले कर देंगे, फिर 6 महीने का, फिर अगस्त का, फिर सितंबर का। आज आचार संहिता आ गई पर कांग्रेस की सूची लापता है और ये कांग्रेस की परिवारवाद और गुटबाजी का परिणाम है। दम नहीं कांग्रेस में कैंडिडेट डिक्लेयर करने की, मजबूरी है कि चुनाव लड़ना है तब कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। गुटबाजी से, परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से रोक रहे हैं आपको। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक के पास आपको लिए चलेंगे। अभिषेक, क्या कुछ नजर आता है? अब तो ऐलान भी हो गया, चुनाव का ऐलान भी हो गया छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में। एक और महत्वपूर्ण बात अभिषेक जी, कांकेर पर कांग्रेस के फोकस की कोई खास वजह नजर आती है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और बस्तर के 12 और राजनांदगांव के 8 जो सीट है पहले फेज में यहाँ पर चुनाव होंगे। ये नक्सल प्रभावित इलाके यहाँ पर माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ललित ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पहले चरण के जो मतदान होते हैं उन सीटों के लिए उम्मीदवारों के पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। आज 9 तारीख यहाँ पर हो गई और 1 महीने से भी कम का समय है उनके पास चुनाव प्रचार के लिए। तो ये पार्टियों के लिए भी बड़ी चुनौती है और उम्मीदवारों के लिए भी बड़ी चुनौती है। हालांकि बड़े नेता जरूर बस्तर और राजनांदगांव जाकर चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट को ग्राउंड पर उतरकर अब तक मौका नहीं मिला है, क्योंकि बस्तर की सीटों की जो है बात करें वहाँ पर ज़्यादातर सीटों पर अभी बीजेपी ने भी नहीं अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, कांग्रेस ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया। और बस्तर बहुत अहम जगह यहाँ पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कहा जाता है सत्ता की चाबी बस्तर के हाथ में ही होती है, तो इसलिए बहुत अहम है और बड़ी चुनौती भी है उम्मीदवारों के लिए भी। अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, उम्मीदवारों पे मंथन चल रहा है, लेकिन क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है इसलिए कहा गया था कि पितृपक्ष के बाद ये यहाँ पर टिकट सामने आएंगे, मतलब 15 तारीख को, तो और समय कम बचता है। हालांकि ये भी बात जरूर है कि संकेत दे दिए गए हैं उन प्रत्याशियों को जिनको मैदान में उतरना है, तो उन्होंने अपना अपना काम चालू कर दिया है, लेकिन जब तक अधिकृत सूची नहीं आती दिमाग में एक डाउट जरूर सभी को यहाँ पर बना होता है। इसलिए समय बहुत कम है और बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि
जो कहा जाए जो त्यौहार पड़ रहा है ललित, त्यौहार के पहले, दिवाली के ठीक पहले 7 नवंबर को ये पहला चरण है, उसके बाद 17 को दूसरा चरण यहाँ पर आना है। तो बड़े चैलेंजेस अधिकारियों के लिए भी यहाँ पर है और राजनीतिक दलों के लिए तो चैलेंज है ही। जी जी जी। तो ये बात आपने जो जिक्र किया, दिवाली का जिक्र आपने किया, तो दीप जले कहीं दिल, कुछ इस तरह की भी स्थितियां बन सकती हैं, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। कहीं ना कहीं कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, किसी को लॉस होगा, किसी को नुकसान होगा। बस्तर का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, बस्तर और सरगुजा। सरगुजा की बात तो खुद टीएस सिंहदेव बोल चुके हैं। बस्तर सरगुजा दोनों जगह से कांग्रेस के खुद के जो सर्वे हैं वो कांग्रेस के लिहाज से कुछ नुकसान बता रहे हैं, ये खुद कांग्रेस के सर्वे कह रहे हैं। देखिए, जहां तक सरगुजा का जिक्र है, टीएस सिंहदेव का कहना है कि ज़्यादातर उन्होंने अपना सर्वे करवाया है और ज़्यादातर जगहों पर लोग संतुष्ट हैं, टीएस सिंहदेव का कहना है। लेकिन टीएस सिंहदेव साफ गोई के लिए भी जाने जाते हैं, उन्होंने कोई अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़े दिए नहीं। उनका कहना है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पिछली बार जैसा सरगुजा में प्रदर्शन होगा, और अगर कुछ लोग नाराज भी होते हैं तो प्रदर्शन में ये जो सीट है आधी भी हो सकती है। जैसे कई सारी बातें अपने अपने सबके आकलन है, इसीलिए सरगुजा और बस्तर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात चले, संतोष गौतम साहब, मैं आपको रोक रहा हूं अभिषेक जी, संतोष गौतम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रिएक्शन ले लिया जाए। गौतम साहब जी, गौतम साहब स्वागत है आपका, और रिएक्शन आपका चाहिए था। आज तारीखों का ऐलान हो गया, किस तरह की उम्मीदें? जी देखिए, तारीखों का ऐलान हो गया। जनता इस दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी कि कब तारीखों का ऐलान होगा। जनता निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की ये चाहती है कि इतने वर्षों तक मध्य प्रदेश की बर्बादी की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह को अब जाना होगा, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश को किस तरह से बर्बाद किया है। आज मध्य प्रदेश की तुलना होनी थी दिल्ली से, कर्नाटक से, पंजाब से, लेकिन आज उसकी तुलना हो रही है बिहार और झारखंड से। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की बदहाली के जवाबदार वो लोग हैं जिनके पास विजन नहीं था, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया और जिन्होंने इसके भ्रष्टाचार के गर्त में डुबो दिया। शर्मनाक है कि कुपोषण से पीड़ित बच्चों का पैसा तक खा गए ये लोग, और निश्चित रूप से जिन्होंने महाकाल लोक का घोटाला किया। और आपको एक आध बड़ा आंदोलन गिना सकते हैं? ये जो तमाम मुद्दे आपने गिनाए, कोई एक आध बड़ा आंदोलन जो आपको याद हो? निश्चित रूप से लगातार हमारी यूथ कांग्रेस से लेकर जन आक्रोश रैलियां, ये सारे जितने भी आंदोलन हो रहे हैं हमारी तरफ से, यह रैलियां क्यों निकाली जा रही हैं? ये मध्य प्रदेश की जनता को बताने के लिए निकाली जा रही हैं कि मध्य प्रदेश की बर्बादी की जिम्मेदार कौन है। ये लोग जिनको मध्य प्रदेश का विकास करना चाहिए था, ये लगातार घोटालों में, रेत के अवैध उत्खनन में और तमाम तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। इन लोगों को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार शेष नहीं रह गया है, और लिस्ट में देरी क्यों हो रही है? पराजय को प्राप्त होगी। लिस्ट में देरी क्यों हो रही है? नहीं, लिस्ट में हमारी कोई देरी नहीं है, हम केवल पितृपक्ष का इंतजार कर रहे हैं। हमारी 150 के लगभग प्रत्याशियों की सूची फाइनल है, और जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा कांग्रेस उसे घोषित कर देगी। हालांकि शुरुआत में आपने कहा था कि हम जल्दी नाम घोषित कर देंगे, बीजेपी से जल्दी हमारे नामों का ऐलान हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल हमने कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की षड्यंत्रकारी राजनीतियां करती है, वो जिस तरीके से छल प्रपंच की राजनीति करती है, तो हमें भी पूरा अधिकार है अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करने का। और अंतिम नतीजा तो चुनाव जीतने से होगा ना, केवल टिकट घोषित कर देने से जीत प्राप्त हो जाती तो क्या बात होती। ठीक। गौतम साहब बने रहेगा हमारे साथ, लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, खास मेहमान स्टूडियो से भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। गौतम साहब के पास भी जाते रहेंगे, तमाम जो अपडेट्स हैं वो भी लेते रहेंगे। और सौरभ जी, आपके पास मैं आना चाह रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण बात, अभी आपने सुना, सारे दावे वगैरह भी आप सुन रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, इतने इमोशनल हो क्यों रहे हैं मामा मध्य प्रदेश में? कोई खास वजह नजर आती है? वो खुद ही पूछ ले रहे हैं आजकल। नहीं, आप शिवराज सिंह चौहान जी को जब भी देखेंगे तो उनका जनता के साथ जुड़ाव जो है वो बहुत ही मार्मिक तरीके से रहा है। वो जब भी जनता के बीच में जाते हैं तो सारे मुद्दों पर टच करते हैं, विकास से लेकर के जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं। अब जैसे बहनों के लिए कई सारी योजनाएं लागू करना, महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं लागू करना, तो जो शिवराज सिंह चौहान है वो वाकई में जनता के नेता हैं। वो जनता के बीच में मेरा तो अनुभव भी रहा है, मंचों पर जब मैं देखा हूं उनको जो है, तो बड़ा जनता के साथ जो जुड़ा, भावनात्मक तरीके से जुड़ जाते हैं बोलते बोलते। मतलब इतने सारे उन्होंने चुनाव लड़े होंगे, बड़ा लंबा उनका तजुर्बा है, इस तरह से पूछते हुए मेरा ख्याल है आपने नहीं देखा होगा कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल उसका मैं बताता हूं। देखिए क्या है,
अब 4 बार से तो वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, जो और लंबा कार्यकाल रहा है, उस लंबे कार्यकाल में आपको जब ये लगता है कि अब मेरे को एक जो मध्य प्रदेश को विकास की राह पर लाना था वहां पर ला दिया हूं, और उसके बाद जो नेतृत्व कहेगा वहां पर वो चेहरा तय हो सकता है, तो यही एक चीजें होती है जब आप जनता के सामने आते हैं तो उनकी भावनाओं में से कुछ बातें निकलती हैं, वो एक बात रह सकती है, उसके अलावा और तो कुछ है नहीं। राहुल जी के पास कुछ है इससे लेकर? ललित जी देखिए, मैं बहुत ध्यान से प्रधानमंत्री जी के जितने दौरे हो रहे हैं, अमित शाह जी के कितने भोपाल की यात्रा है, मैं सबों पे बड़ी पैनी नजर रख रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं मन से, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरह से उनको हमेशा देखा है मामा जी को कि वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ एकदम बिल्कुल मैदान में मौजूद होते हैं, वो कॉन्फिडेंस में वो नहीं दिख रहे हैं, और वो जनता से पूछ रहे हैं कि मामा जब मैं नहीं रहूंगा तो बड़ी याद आएगी आप लोगों को, तो बताइए आखिर वो क्यों नहीं रहेंगे? इसका मतलब है कि एक तरह से उन्हें संकेत स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के, देखिए राहुल जी का भी बड़ा अच्छा जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव है, बार बार मामा करके संबोधन करना, मतलब राहुल जी भी बड़े अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं शिवराज सिंह चौहान जी से। हमेशा जाता रहता हूँ, अभी मैं एक एरिया वाइज भी मैं ललित जी को बताऊंगा कि मेरे आकलन के अनुसार हर एरिया में क्या चीजें दिख रही है हमें, लेकिन यहाँ पे इतना तो जरूर है कि मामा जी को संकेत दे दिए गए, और मामा जी समझ चुके हैं कि यह उनके विदाई की पारी है। अभी देखिए एक जगह वो लगातार एक जगह ये भी पूछते हुए ललित जी नजर आए कि क्या आप हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, मामा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, केंद्र में जो है कि प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे ना? अरे भाई अभी केंद्र के चुनाव की बात कहाँ हो रही है? हाँ। तो एक तरह से कहीं न कहीं विरोध के बिगुल के भाव भी मुझे उनमें नजर आए वहां। आलोक जी के पास कुछ है, आपका रिएक्शन, उसके बाद मेरा एक सवाल रहेगा। राहुल जी, आपके मामा जी कहाँ से हो गए? उत्तर प्रदेश के मामा जी हैं, आप कहाँ के और रहने वाले? आपके भाई हो सकते हैं, मामा जी क्यों बोल रहे हैं उनको? और रही बात, देखिए ललित जी, इसमें कोई दो मत नहीं है, रियलिटीज को से बहुत दूर जाके बात नहीं करनी चाहिए। हम भी रहते, आप भी रहते अगर इतने दिन तक, तो एंटी इनकम्बेंसी कुछ हाई होता, क्योंकि लोगों की जितनी अपेक्षाएं होती हैं वो कोई भी नेता आज की डेट में किसी भी दल का 100% फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी बाधाएं हैं, जितने रिस्ट्रिक्शन हैं। ठीक, मैं आपको रोक रहा हूं। वीडी शर्मा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा। और अभिनव पहल चुनाव आयोग ने की है, इसके लिए मैं चुनाव आयोग को बहुत धन्यवाद करता हूं। आगामी आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 64,523 बूथों पर मुस्तैदी के साथ विकास और गरीब कल्याण के उस झंडे के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास का जो परचम फहराया है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारों ने, जो एक डबल इंजन की सरकारों ने इस मध्य प्रदेश के अंदर विकास और गरीब कल्याण को, हर गरीब के जीवन को बदलने के अभियान के साथ हर गरीब के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है। तो उस मध्य प्रदेश को जो बीमारू राज्य कांग्रेस के समय में होता था, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार जो करप्शन नाथ की भूमिका में आए, मिस्टर बंटाढार, दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार ने मध्य प्रदेश के हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था, उससे पुनः हर गरीब और आम जनता जनार्दन को देने का काम करते हुए विकास और गरीब कल्याण के आधार पर इस मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत का इतिहास बनाएगी। आज मुझे यह बताने में गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथों पर काम करने वाला कार्यकर्ता, वो पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समिति तक 41 लाख से ऊपर ऐसा कार्यकर्ता जो भाजपा के विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर के खड़ा है, सजग प्रहरी के नाते से आज वो मैदान में उतरा है और हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी, जो हमने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और मोदी जी लगातार मध्य प्रदेश को जो सौगातें दे रहे हैं। आज भी मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में, खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहां आज कटनी और पन्ना को 2 मेडिकल कॉलेज की सौगात जो बहुत प्रतीक्षित थी, वहां की जनता को बधाई के साथ संपूर्ण खजुराहो लोकसभा को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मंडाविया जी
और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। तो ऐसे एक नहीं, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर विकास, जो विकसित मध्य प्रदेश बना है, लगातार इस दिशा में काम करते हुए हमारी सरकारों ने जो काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं आगामी आने वाला चुनाव जो विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, वो विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये इस चुनाव में जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी को मैं आज आपके माध्यम से जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है, तो पूरे जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए जरूर हमें आशीर्वाद देगा। जिस प्रकार से जन आशीर्वाद में, जिस प्रकार से कार्यकर्ता महाकुंभ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के हमारे नेतृत्व के आज जहां भी जाते हैं तो जिस प्रकार का जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। एक बात और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करती है। जनता के कल्याण के लिए, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाला दल, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस भूमिका में आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो काम कर रही है, हम लाइव ऑर्गेनाइजेशन के नाते से काम कर। हमारे खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि विकसित मध्य प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया और बोलते बोलते उन्होंने स्वर्णिम मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया। आपसे मेरी चर्चा चल रही थी, देखिए विकसित के बाद फिर स्वर्णिम पर आना पड़ेगा, इससे पहले भी स्वर्णिम था। देखिए मैंने कहा ना कि इतने दिन तक अगर कोई भी व्यक्ति रहेगा, हाँ। तो लोगों की भावनाएं, लोगों की अपेक्षाएं सारी पूरी नहीं हो सकती हैं। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि इस बार का मुकाबला कड़ा है। और लेकिन बीजेपी के पास इतना कुछ है जो किया है लोगों के लिए दूसरों के मुकाबले। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के 60 साल के रेजिम में या अन्य भी, वहां मुझे तो लगता है ये बड़े हैरत की बात है, इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमें दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को ही याद करना पड़े या बंटाधार पे ही आना पड़े, वो वजह क्या होती है? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सी चीज़ें हैं, कोरोना काल था, वैश्विक स्थिति विश्व की, इस सब के नज़रिए से जिस तरीके की चीज़ें, जितनी लोगों की अपेक्षाएं थी शायद उतनी पूरी नहीं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस रेजिम के बाद जो वहाँ का आज जो उसकी अर्थव्यवस्था है या उसकी जो और भी चीज़ें हैं, वो सब बहुत ऊपर हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ लूट खसोट में लगे रहे। उस मुकाबले बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है इतनी चीज़ों के बावजूद नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया कार्य, ये लोगों को प्रभावित करेगा अंतोगत्वा, और वहाँ दोबारा चौबारा भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी। फिर से भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी मध्य प्रदेश में। आलोक जी की सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े ईमानदारी और साफगोई से अपनी बात रखते हैं, और उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी की बात है वहाँ पे, और ये बात भी उन्होंने कहा कि अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई, शायद आप लोगों को समझ में आई हो कि लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, बहुत सारे काम किए, तो बहुत सारे काम छूट गए होंगे। उसके आधार पर जनता में एक गुस्सा हो या एक जनता में एक अविश्वास की बात हो, और उसकी वजह से चुनाव बड़ा तगड़ा है। चुनाव तगड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब आप काम बेहतर करते हैं तो मजबूती के साथ खम ठोक के आपको खड़ा रहना होता है। चेहरा जब बदलने की बात हो, जब मुख्य चेहरे को हाशिए पे धकेलने की बात हो, या भारतीय जनता पार्टी अपने उन स्टेट में जहां वो खुद को बहुत मजबूत कहती हो, और जब केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप अचानक आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वहाँ पे सारे केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा लग जाता है, और जब ज़बरदस्त तरीके से वो बाहर से प्रेशर बनने लगता है तो उसके नतीजे बेहतर नहीं आते हैं। रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिएगा, अन्य स्टेट के भी ऊपर एक बार नज़र जब आप डालेंगे तो एक हवा तो बनाई जाती है, लेकिन अंदर खाने जो चल रहा होता है वो भी इससे स्पष्ट हो जाता है। जी राहुल जी, मध्य प्रदेश एक बार रिएक्शन लेते हैं फिर। कौशिक जी, फौज जो होती है वो ऐसे वक्त में इस्तेमाल करने के लिए होती है, तो अगर नेतृत्व ने उतने लोगों को उतारा है तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना। तो हमारे पास है, मामा जी नहीं आए, हमारे आर्टिलरी में इतने बजूका है, इतने गन्स हैं जो हम फायर कर सकते हैं जी, तो क्यों ना करें। कम से कम ये मलाल तो नहीं रह जाएगा कि इसको भी नहीं उतारा। ये अच्छी बात है। चुनाव जीतना है, जीतने के लिए हम नेताओं को उतार रहे हैं, वो अनैतिक काम तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो हमारे पास है तब तो उतार रहे हैं।
तो देखिए उसका रिजल्ट। जी। हमें विश्वास है कि जो काम हमने किया उसके बदौलत चीजें अच्छी होंगी। इसको भी स्वीकारा है कि लड़ाई फाइट टफ है। आप कह रहे हैं कि हम जवानी को मौका देंगे। ज्यादातर सीट आपके 60 पार, 70 पार एक कैंडिडेट है जो पिछली लिस्ट जारी हुई उसमें। देखिए, ये परिस्थितियों के हिसाब से टिकट बांटा गया है जी, जीतने के हिसाब से बांटा गया है। उन सब चीजों को भी थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अगर उस पर चलते तो शायद मामला गड़बड़ा सकता था। ललित जी, मैं यहीं से जोड़ूंगा। देखिए जी मैं आपको रोक रहा हूं। गुंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, एक बार उनका एक रिएक्शन ले लिया जाए। गुंजन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जरा आप रिएक्शन ले लेते हैं। आपसे तो खैर लगातार हम रिएक्शन ले रहे हैं। गुंजन जी, ऐलान भी हो गया है, चुनाव की तारीखें भी सामने आ गई हैं, किस तरह की उम्मीदें आप देख रही हैं? तो उम्मीद ही है या उम्मीद से आगे कोई कॉन्फिडेंट की और कोई लिमिट है इस बार? हालांकि हमने ये नहीं सुना अब की बार इतने पार, अब की बार उतने पार। जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जो तारीख के ऐलान हुई है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, ये जो 17 नवंबर तारीख का ऐलान हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के जीत का ऐलान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक उद्देश्य के साथ आई है कि मध्य प्रदेश की जनता की सेवा, मध्य प्रदेश की जनता का विकास, जो 2003 से मध्य प्रदेश के लिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। और वही 17 नवंबर की जो तारीख है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ, अपने पूरी टीम के साथ सामूहिक रूप से तैयार है जनता की सेवा में मैदान में उतरने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव सिर्फ एक अवसर है जहां वो अपने प्रतिनिधियों को सामने लाती है ताकि वो जनता के बीच आए और उनकी सेवा करे, हर वर्ग की जनता के लिए सेवा करे। आज हम देखें, अगर हम मध्य प्रदेश का नाम लेते हैं तो मध्य प्रदेश का नाम पहले बीमारू राज्य में आता था। आज 2003 के बाद मध्य प्रदेश का पूरा रूप और प्रारूप बदल दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज बीमारू से विकसित राज्य में लाके खड़ा किया है। आज टॉप 10 राज्यों में मध्य प्रदेश को लाके खड़ा किया है। आप देखें, अगर जीडीपी की बात करें तो उसे बढ़ाया है और आगे ले जाना है। गुंजन जी बिल्कुल, तो वो मौका निरंतर इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जनता की सेवा करना चाहते हैं। आज टॉप 10 राज्य में तो हमारा मकसद है उससे टॉप 3 राज्य में लेकर आना है। और टॉप 3 राज्य में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, जैसे मैंने कहा, सामूहिक रूप से जनता की सेवा, जनता का विकास, जिसके लिए वो तत्पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुंजन जी, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, चर्चाओं के दौर भी लगातार चलेंगे। पुनीत मेरे सहयोगी, वो इस सवाल जवाब के सिलसिले को, अपडेट्स के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। पुनीत, ओवर टू यू। जी जी जी, बहुत शुक्रिया ललित। लेकिन इसके पहले हम सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो तो जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक बार